नमस्कार, मैं सारिका पंकज कालजयी कहानियों के संकलन से आप सबके लिए कहानियां लेकर आती हूँ हर रविवार शाम 6 बजे। और उसी क्रम में आज कहानी लेकर आई हूँ राज कमल चौधरी की लिखी हुई ड्राइंग रूम। सीढ़ियों का रास्ता बहुत पतला था और दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अंधेरा इसलिए अधिक था कि मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते महसूस कर रहा था कि मेरे पांव वापस लौट जाना चाहते हूँ। फोन पर जब मैं उनसे बातें कर रहा था तब भी सोच रहा था कि अचानक फोन रख दूं, बातें बिल्कुल बंद कर दूं। उनकी बातों में, बात करने के ढंग में, लहजे में, उच्चारण में काफी मिठास और इतनी एरिस्टोक्रेसी थी कि क्या बताऊं। एरिस्टोक्रेसी से मुझे बराबर भय लगता रहा है। धन संपत्ति से मुझे कभी भय नहीं लगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों के शीत ताप अनुकूलित कमरों में निर्भय निशंक घुस जाता हूँ। अल्सेशियन और टिएरोरो से मेरा परिचय भी है, मगर अभिजात्य वर्ग से मुझे डर लगता है। बचपन देसी रियासतों में बीता है और तब बीता है जब रियासतों के मालिक और नवाब शिकार खेलते थे और यूरोप जाते थे और गवैयों पहलवानों को तो पालते थे अपने यहाँ। बिजनेस फर्म नहीं कायम करते थे और न ही कांग्रेसी टिकट से इलेक्शन में खड़े होते थे। गांधी टोपी भी नहीं पहनते थे। अब वो समय नहीं रह गया है, मगर एरिस्टोक्रेसी से मुझे डर लगता है। इसलिए फोन पर आयरन से बातें करते वक्त भी मुझे डर लग रहा था और अब ये तंग और अंधेरी सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मेरी मामूली सी शक्ल और मेरे मामूली से कपड़ों को देखकर आयरन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मगर अब तो बस 4-6 सीढ़ियां और बची हुई थी। कॉलबेल बजाने पर 2 बातें एक साथ हुईं। अंदर किसी कमरे से कोई बड़ा सा खूबसूरत कुत्ता 2-4 बार भौंक कर चुप हो गया और उसी पल नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत ने दरवाजा आधा खोला और सिर बाहर निकालकर पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम दयानंद है, मिस आयरन ठाकुर से मिलने आया हूँ। कहना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दरवाजा बंद हो गया। नौकरानी की तरह दिखती हुई उस औरत का चेहरा गायब हो गया। सामने बंद दरवाजा था और दरवाजे पर प्लास्टिक की प्लेट पर लिखा था मिसेस कैथरीन ठाकुर, यानी कि आयरन की माँ। आयरन की माँ फ्रांस की या बेल्जियम की थी या शायद चेकोस्लोवाकिया की, ऐसा मुझे पहले से पता है। आयरन के पिता उच्च वंशीय ब्राह्मण और वायुसेना में उच्च पदस्थ अफसर थे। पिता अब है नहीं, माँ भी नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक की नेम प्लेट रह गई है। आयरन की माँ नहीं है, ये सोचकर अचानक मुझे थोड़ा दुख हुआ। बड़ी तेज इच्छा हुई कि एक बार उनसे मिल पाता, उनकी आंखों को, उनके चेहरे को और उनकी बातों को देखकर, सुनकर ये समझने की कोशिश करता कि उनकी आत्मा में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें ये साहस दे पाई कि अपना सारा कुछ त्याग कर, खत्म करके वो यूरोप चली आईं। हमेशा हमेशा के लिए चली आईं, या फिर ये शक्ति उनमें नहीं थी, आयरन के पिता में हो। दरवाजा फिर से खुला और 24-25 साल की एक लड़की ने मुझसे कहा, अंदर आ जाइए। और ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में नयापन बिल्कुल नहीं था, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं थी। वही था जो आमतौर पर दफ्तरों के या होटलों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट में होता है। लगता है कि ये मुस्कुराहट मेरी चिर परिचित है। लगता है जैसे इस व्यक्ति से पहले भी मुलाकात हो चुकी है और हम अचानक ही बहुत आराम और हल्कापन और ताजगी महसूस करने लगते हैं। मैंने ये सब महसूस नहीं किया क्योंकि ये मुस्कुराहट खुद मेरा पेशा है। लड़की किनारे हटते हुए बोली, आप बैठिए, दीदी बात ले रही हैं, 10 मिनट में आ जाएंगी। ड्राइंग रूम इतना बड़ा नहीं था। मेरे ठीक सामने एक लंबा सोफा पड़ा था और सोफे पर 3 लड़कियां जापानी गुड़ियों की तरह बैठी थी। बाईं तरफ दूसरा सोफा पड़ा था जिस पर 2 प्रौढ़ व्यक्ति बैठे थे और दाईं तरफ तीसरा सोफा था जिस पर एक युवक अकेला बैठा था। 3 सोफे पर 3 लड़कियां थीं और बीच में एक गोल टेबल था। टेबल पर चांदी के एक पुराने से गुलदस्ते में चांदी की ही बनी हुई एक नंगी लड़की खड़ी थी और उसके हाथ जांघों की रक्षा कर रहे थे। ऊपर उठे हुए दूसरे हाथ में गुलाब के चंद ताजा फूल थे। दोनों प्रौढ़ व्यक्तियों ने एक साथ कहा, क्लब का वक्त हो रहा है, हम लोग अब चलें।
जापानी गुड़ियों की तरह दिखती हुई 3 लड़कियां मुस्कुराईं और उठकर खड़ी हो गईं। अकेले बैठे हुए युवक ने मुझसे कहा, बैठिए, दीदी अभी आती ही होंगी, आपके लिए वेट ही कर रही थी, फिर बात लेने चली गई। प्रौढ़ व्यक्ति मेरे बगल से गुजरते हुए और तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। सीढ़ियों से नीचे उतर गए। कमरे में 2 दरवाजे थे, जैसा कि अक्सर ड्राइंग रूम्स में होता है। दूसरे दरवाजे से तीनों लड़कियां चली गईं। उनके पीछे पीछे वो युवक भी चला गया। सिर्फ वो लड़की बची रह गई जो मुझे अंदर लेकर आई थी। मैं एक कुर्सी पर बैठने लगा, तभी उसने कहा, नहीं नहीं, सोफे पर आराम से बैठिए, दीदी तुरंत आ जाएंगी, वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। और मैं सोफे पर बैठकर सिगरेट जलाने लगा। कोने के रैक टेबल पर एस्ट्रे की तरफ बढ़ा। उसने तेजी से एस्ट्रे उठा लिया और मेरे सोफे की बांह पर रखने लगी, या शायद टेबल पर रखने लगी, और मुझसे टकरा गई। मेरा चश्मा आंखों से उतरकर फर्श पर गिर गया, पर अच्छा हुआ कि वो टूटा नहीं। वो जोरों से चीखी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं उसकी चीख से डर गया। फिर बोला, नहीं नहीं, सॉरी जैसी कोई बात नहीं है। मैंने आश्वासन दिया तो वो दोबारा मुस्कुराई और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। बैठकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। काफी देर तक देखते रहने के बाद मैंने पूछा, आप आयरन की बहन हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी आयरन है, फिर लीलू यानी लिलियन जो सबसे बाईं तरफ बैठी थी, फिर मैं हूँ, और फिर शीलू जो सबसे दाईं तरफ थी, और फिर मिनी। हम लोग 5 बहनें हैं। एक भाई है, सुभाष, जो अभी अभी भीतर गया। उसने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। मैंने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तभी आयरन आ गई। आते आते ही बोली, इसका नाम शकुंतला है। माँ उन दिनों कालिदास के नाटक पढ़ रही थी, मगर उन नाटकों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी बातूनी है और बहनों से झगड़ा करने के अलावा इसके पास कोई और काम नहीं है। शकुंतला शर्माने लगी। आयरन हाथ में पड़ी कंघी बालों की एक लट में रोककर सोफे पर धंस गई। आयरन का तुरंत धुला हुआ चेहरा मुझे अच्छा लगा। चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था, फिर भी लग रहा था कि उसकी उम्र 30 को पार कर चुकी है। बिना बाहों वाली लो कट ब्लाउज और खादी की सफेद साड़ी में वह जरा भी विदेशी नहीं लग रही थी। मैंने सुना था आयरन 20-22 साल फ्रांस में रह चुकी है, मगर चेहरे पर या शरीर पर कहीं भी फ्रांस नजर नहीं आ रहा था। यूरोप तक नहीं था। बाल खुले थे और पीठ पर कमर से नीचे फैल रहे थे। बाहें खुली थीं और जैसे संगमरमर की बनी हुई मालूम होती थी। शकुंतला कमरे से बाहर चली गई। मैं चुपचाप बैठा रहा। आयरन ने बालों को लपेटकर टेम्पररी जूड़ा सा बांध लिया। जूड़ा बांधने के क्रिया के वक्त मेरी आंखें उसकी बाहों से चिपकी रहीं और मैं आतंकित होता रहा। आतंकित इसलिए होता रहा कि आयरन जाने अनजाने अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी और उसका शरीर अपने आप में शारीरिक अभिजात्य का सुंदरतम उदाहरण था। और पता नहीं मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है कि मैं नारी शरीर से और अभिजात्य से यूं ही आतंकित होता रहता हूँ। बैरा, हम लोगों के लिए कॉफी ले आओ, किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित करते हुए आयरन ने बड़े ही सुललित कंठ से पुकारा। ठीक मिनट भर के बाद कॉफी आ गई। कॉफी का ट्रे उठाए एक नेपाली लड़का आया। 2 खाली प्याले, कॉफी पॉट, दूध का प्याला, चीनी का प्याला, एक बड़ी तश्तरी जिसमें आम और केले और संतरे के टुकड़े थे। फूलों वाली नंगी लड़की को थोड़ा खिसकाकर ट्रे रख दिया गया। आयरन मुस्कुराई और कॉफी बनाने लगी। मैंने सिगरेट जला लिया। मैं समझती थी आप एकदम ऑक्सफोर्ड स्टाइल के आदमी हैं, मगर आप तो 100% भारतीय हैं। आपके आर्टिकल्स और कॉलम पढ़कर तो लगता है कि अंग्रेजी आपकी मदर टंग है। मैं तो बहुत डर रही थी। फ्रांस को मैं मदरलैंड की तरह जानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कॉन्टिनेंट का कायदा कानून मुझे पसंद नहीं। मुझे अपना ये देश ही अच्छा लगता है। अपना देश, अपना लिबास, अपने फल फूल। आयरन कॉफी बनाती बनाती बोलती रही। मैं सिगरेट पीता पीता मुस्कुराता रहा। उत्तर मैंने कुछ भी नहीं दिया। जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं आयरन को समझने की कोशिश कर रहा था। माँ बाप क्या इतने रुपए छोड़ गए हैं कि आयरन इतनी शानदारी से 3 बहनों, एक भाई और बैरों को, नौकरानियों को पाल रही है?
कमरे के फर्नीचर बेहद खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन के। इनकी खिड़कियों पे झूलते हुए पर्दे कीमती जापानी हैंड प्रिंट के हैं। दीवारों पर ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं और पेंटिंग्स से आयरन की सुरुचि, कला प्रियता का पता भी चलता है। फर्श पर पर्शियन कारपेट है। एक कोने में पियानो सेट भी है, दूसरे कोने में रेडियोग्राम। ड्राइंग रूम है और शादी करके चर्च से लौटती हुई किसी यूरोपियन राजकुमारी की तरह खूबसूरत और सजी धजी है ये ड्राइंग रूम। ये पेंटिंग्स आपको अच्छे लगे? सामने वाले तो स्टडी मैथिसी के हैं। एक आर्ट डीलर का कहना है कि अगर बेच डालूं तो 1,00,000-2 लाख से कम क्या मिलेंगे। और ये व्रॉक है और ये पिकासो। आयरन की आंखों में जैसे आर्ट की सारी खूबसूरती फैल गई। मैथिस, व्रॉक, पिकासो, हेनरी मूर, बातें पेंटिंग से स्कल्पचर पे आ गईं, स्कल्पचर से लिटरेचर और फिलॉसफी पर आ गईं। आयरन ने कहा, अचानक आपसे फोन पर बातें हुई और अचानक इस पहली मुलाकात में ही हम कितने नजदीक आ गए हैं, देखिए ना। मैंने अनुभव किया कि हम दोनों वाकई नजदीक आ गए हैं। वो मेरे ही सोफे पर बैठ चुकी है और कॉफी सिप कर रही थी और फिर फिलॉसफी की बातों में उतर आई थी। मुझे औरतों के मुंह से फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती है, बल्कि कविताएं अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, एलियट ने लिखा है, वी डोंट नो ईच अदर बट लेट्स प्रिंटेड बट लेट्स प्रिंटेड। और अजरा पाउंड ने लिखा है कि डोंट प्रिंटेड एंड लेट्स बिलीव इट, लेट्स डिसीव ईच अदर एंड डोंट डिसीव इट। आयरन ने रुक रुक कर रेशम जैसे मुलायम और तुरंत खुले हुए बादल जैसे कुंवारे लहजे में मुझसे कहा और नजरें झुकाकर कॉफी के अपने अधखाली प्याले की तरफ देखती रही। प्याला खाली हो गया था। एक बारगी ही नहीं बल्कि धीरे धीरे प्याला खाली होता गया और मेरा भय बढ़ने लगा और इस तरह कमरा भारी होता गया। कमरे की हर चीज का वजन जैसे बढ़ने लगा हो। चांदी की नंगी लड़की और गुलाब से सुर्ख सुर्ख फूल और जापानी प्रिंट के पर्दे और दीवारों पर फैली क्यूबिक तस्वीरें। तभी मैंने कहा कि मैं प्रिटेंशन पसंद नहीं करता हूँ, सफाई और साफगोई पसंद करता हूँ। सादगी मुझे बहुत प्यारी है। लिपस्टिक से और किक मेकअप से मुझे नफरत है। मैं बुद्धि और बौद्धिकता से लगाव रखता हूँ। बीथोवन और मोजार्ट से ज़्यादा मुझे ब्रह्मास पसंद आता रहा है। मुझे बायरन नहीं चाहिए, मिल्टन चाहिए, बल्कि मुझे मिल्टन भी नहीं चाहिए, रविंद्रनाथ चाहिए। तुमी जे तुमाइयों को सही तब ऋण, आमी मोर प्रेम दिए शुद्धि चिरदिन। और आयरन ने कहा कि उसे रविंद्र संगीत से प्यारी और कोई चीज़ नहीं लगती है और ख़ास अवसरों के अलावा वो लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगाती है, मेकअप तो करती ही नहीं है। बस जूड़े में मोतिया या बेला या गुलाब या चंपा के 4-5 फूल डाल देती है और गले में छोटा सा कोई नीलम या हीरा या फिर पन्ना डाल लेती है। सिल्क से तो उसे जैसे नफरत है। ज़्यादातर खादी क्या हैंडलूम पहनती है और उसके अपने कवि तो गोएटे और दांते हैं। Abandon all hopes, ये who enter here, ऐसा दांते के इन्फर्नो के दरवाजे पर लिखा है। और आयरन ने कहा कि शकुंतला के डांस का उदाहरण नहीं मिल सकता है। राम गोपाल और उदय शंकर जैसे लोग तारीफ करते नहीं थकते, मगर शकुंतला कहती है कि प्रोफेशनल नहीं बनेगी, शौक है बस। और लिलियन, संगीत में उसके प्राण बसते हैं। रेडियो वाले पता लिखते लिखते थक गए, लिलियन प्रोग्राम देने नहीं जाती है। फिल्म वालों ने प्लेबैक का ऑफर भी दिया था, मैंने मना कर दिया। आखिर लोग क्या कहेंगे, केलियन ठाकुर की बेटी फिल्मों में गाती है। शीलू तो बस अपने फ्लाइंग क्लब की ऑनररी सेक्रेटरी है। अपना हवाई जहाज तो कभी होगा ही नहीं, होगा तो शायद शीलू रात दिन आकाश में ही उड़ती रहेगी। सिर्फ मैं ही कोई शौक नहीं पालती, बस रात दिन किताबें पढ़ती रहती हूँ और सोचती हूँ कि अपने देश के लोग अपना कल्चर क्यों तोड़ रहे हैं। तभी बैरा वापस आया और ट्रे उठाकर चला गया। आयरन ने चांदी की लकड़ी के हाथ से एक गुलाब छीन लिया और पंखुड़ियों पर उंगलियां फेरती रही। 1-2 पत्ते टूट गए थे। मैंने अपने पैकेट का आखिरी सिगरेट जलाया। मैंने कहा, फिर आपने इतनी मामूली सी नौकरी के लिए एप्लीकेशन क्यों दिया है? आपको पता है आपको कुल 300 रुपये माह मिलेंगे। आपने मुझे बेकार अपने यहाँ बुलाया, बेकार मुझसे परिचय किया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकूंगा मिस आयरन। हमें कोई साधारण सी लड़की चाहिए जो हमारे अखबार के विमेन सेक्शन को संभाल सके।
मुझे विश्वास है आप खुद भी इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगी। आई एम सॉरी। मिस आयरन ने अपनी भारी और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी ओर देखा। फिर पलकें गिर गईं। फिर वे गुलाब के फूल को देखती रहीं जिसकी पंखुड़ियां फर्श पर बिखर चुकी थीं। फिर वो चांदी की लड़की को देखती रहीं, पॉलिश नहीं होने की वजह से जिसके शरीर पर जगह जगह दाग आ गए थे। फिर वो मुस्कुराईं। ये मुस्कुराहट होटलों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं थी। ये मुस्कुराहट मेरे लिए अपरिचित थी। ये बहुत ही साफ और बहुत नंगी और बहुत तीखी मुस्कुराहट थी। आयरन का जूड़ा खुल गया था और लंबे बाल चेहरे के दोनों तरफ फैल आए थे। सीलिंग फैन की तेज हवा में सिहर रहे थे। मेरे मन का सारा भय, सारा आतंक खत्म हो चुका था और मुझे याद आ चुका था कि मैं अपने अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक हूँ और आयरन ने मेरे नीचे काम करने के लिए दरख्वास्त दिया है। तभी वो बोली, देखिए दयानंद साहब, आपने इतने साफ लफ्जों में नहीं पूछा होता तो मैं यही कहती कि मैं रुपयों के लिए नहीं, शौक के लिए, जर्नलिज्म के अपने शौक के लिए आपके न्यूज़पेपर में काम करना चाहती हूँ। मगर अब ऐसा नहीं कहूँगी। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। आपसे कोई बात छिपाने से मेरा क्या फ़ायदा, बल्कि नुकसान ही है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, आयरन ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचती हुई अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे में ले गई। पर्दा हटाकर हम दोनों भीतर गए। भीतर कुछ भी नहीं था। बहुत ही छोटा सा किचन का कमरा था। कमरे में एक ओर चूल्हे पर चावल पक रहा था। खाने के बर्तन बिखरे थे। 2-3 बड़े बड़े ट्रंक रखे थे। बिस्तरों के बंडल पड़े थे। घर गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा था और दूसरी ओर जमीन पर दरी बिछाकर तीनों बहनें बैठी थी। शकुंतला फिल्म फेयर का कोई पुराना अंक पलट रही थी। लीलू चावल से कंकर पत्थर चुन रही थी। शीलू अधलेटी पड़ी थी और ताड़ के पत्ते का पंखा खुद को और अपनी बड़ी बहनों को झल रही थी। कमरे में भाई बैठकर फिजिक्स की कोई किताब पढ़ रहा था और कमरे में कहीं भी जगह नहीं बच रही थी जहां मैं और आयरन एक साथ खड़े हो सकते। बहनों ने और भाई ने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं आधा पर्दे के और आधा आयरन के पीछे छिपा था। शकुंतला ने बहुत उत्सुक और चिंतित स्वर में पूछा, दीदी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना? वो क्या कह रहे थे? मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गया। आयरन वापस आ गई। दरवाजे के पास खड़ी रहकर ही बोली, दयानंद साहब, इस कमरे की हर चीज किराए की है और पिछले 5-7 महीनों से किराया तक नहीं दिया गया है। और नेपाली बैरा और नौकरानी मेरे नहीं हैं, बगल के बड़े फ्लैट वालों के हैं। वो लोग दयालु हैं, इसलिए कभी कभी अपने नौकरों से हमें काम लेने देते हैं। मैंने आयरन को कोई उत्तर नहीं दिया। बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज देखता रहा। आयरन को देखता रहा। आयरन को फैशन से और मेकअप से और ऐशो आराम से वाकई नफरत है। असाधारण बनना, एबनॉर्मल बनना अधिक कठिन नहीं है। आदमी शराब की बोतल पीकर असाधारण बन सकता है। दौलत का थोड़ा सा नशा, यौन पिपासाओं की थोड़ी सी उच्छृंखलता, थोड़े से सामाजिक अनैतिक कार्य आदमी को एबनॉर्मल बना देते हैं। कठिन है साधारण बनना। कठिन है अपने जीवनचर्या को सामान्यतः साधारणता में बांधकर रखना। जीवन की ऐसी बेबाक सच्चाइयों को सहजता से बयान करने वाले रचनाकार राजकमल चौधरी की जयंती इसी माह है। उन्होंने हिंदी में बोल्ड लेखन को एक नया मुकाम दिया। स्त्री पुरुष, स्त्री स्त्री संबंधों को एक नए अंदाज में देखा। चौधरी ने तकरीबन 8 उपन्यास, 250 कविताएं, 92 कहानियां, 55 निबंध और 3 नाटक लिखे। मैं सारिका पंकज मानवीय संबंधों की बेहद बारीक संवेदना पर टिकी राजकमल चौधरी की कहानी ड्राइंग रूम लेकर आपसे रूबरू थी। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताइए। हम आपकी रुचि की कहानियों को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।